7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की हिस्ट्री में आज तक की सबसे बुरी सुबह रही होगी। इस दिन इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया गया जिसे हमास लेड मिलिटेंट ग्रुप ने लॉन्च किया था, जिसमें रॉकेट बैराज और कुछ हजार आतंकवादियों ने गाजा इजराइल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इजराइल सिविलियन कम्युनिटीज एंड मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। इस हमले के दौरान 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। इसके अलावा 251 इजरायली और विदेशियों को गाजा में बंदी बना लिया गया, जिसका टारगेट इजराइल को फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करने के लिए मजबूर करना था। हमास ने कहा कि उसका हमला इजराइल के निरंतर कब्जे, गाजा की नाकाबंदी, बस्तियों के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए इजराइल की अवहेलना, साथ ही साथ अल अक्सा मस्जिद के कथित खतरों और फिलिस्तीनियों की सामान्य दुर्दशा के जवाब में था। अपने क्षेत्र में आतंकवादियों को साफ करने के बाद इजराइल ने मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी। 13 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की और 27 अक्टूबर को एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन नाम दिया गया। इसके 2 टारगेट है, हमास को डिस्ट्रॉय करना एंड होस्टेजेस को फ्री कराना। एज पर रिपोर्ट्स, इजराइल के अटैक के बाद से गाजा में 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उनमें से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल की कड़ी नाकाबंदी ने बेसिक नेसेसिटीज़ को कट कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स ने हेल्थ सर्विसेज को ध्वस्त कर दिया है। 2024 की शुरुआत तक इजरायली फोर्सेज ने गाजा के आधे से अधिक घरों को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दिया था। इनमें कम से कम 1/3 पेड़, खेत, अधिकांश स्कूल, यूनिवर्सिटीज, सैकड़ों कल्चरल लैंडमार्क्स और कम से कम 1 दर्जन कब्रिस्तान है। गाजा पट्टी की लगभग 2.3 मिलियन फिलिस्तीनी आबादी को फोर्सिबली डिस्प्लेस कर दिया गया है। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। यह इजराइल और इजिप्ट के बीच मेडिटेरेनियन कोस्ट पर लोकेटेड है। 7 अक्टूबर को इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से टिल डेट मोर देन 139 रिपोर्टर्स मारे जा चुके हैं। पत्रकारों की सुरक्षा समिति और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के अनुसार इनमें मेजॉरिटी ऑफ फिलिस्तीनी रिपोर्टर्स है। रेस्ट लेबनानी और 2 इजरायली पत्रकार मारे गए हैं। अब बात करते हैं हमास क्या है और हमास के सपोर्ट में युद्ध में शामिल ग्रुप कौन है। हमास को हम हराकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया भी कहते हैं, जिसका मतलब है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल मिलिटेंट ग्रुप इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड अपनी टेरिटरी की 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इसके मिलिट्री विंग का नाम अल कसम ब्रिगेड्स है। हमास ने लगभग 2 दशकों से गाजा पट्टी को कंट्रोल किया है। यह इंस ग्रुप से इजराइल के अस्तित्व को खारिज करता है, जिसका दावा है कि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। यूएस सहित दर्जनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हालांकि कुछ देश इस लेबल को केवल इसके मिलिट्री विंग पर ही लागू करते हैं। इस क्षेत्र में हमास का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी ईरान है, लेकिन इसे तुर्की से भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। कतर हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी करता है और इसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। हालांकि ये सब कुछ है विद द नॉलेज एंड कोऑपरेशन ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। हमास एक कंपोनेंट है ईरान के सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का, जो इजराइल विरोधी भागीदारियों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क है, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, लेबनान का हिजबुल्ला, जिसे ईरान सपोर्टेड शिया मिलिशिया मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल नॉन स्टेट ग्रुप माना जाता है। लेकिन 2024 में हिजबुल्ला के खिलाफ एक इजरायली मिलिट्री कैंपेन ने इसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। यमन के हूती, इनके बारे में बात करें तो ईरान पर व्यापक रूप से हूतियों का समर्थन करने का आरोप है। एक जैदी शिया आंदोलन जो कि 2004 की शुरुआत में यमन की सुन्नी बहुमत वाली सरकार से लड़ रहा था, और इराक और सीरिया के विभिन्न मिलिशिया भी शामिल है। इन संबंधों को देखते हुए कई सुरक्षा विशेषज्ञों को डर है कि इजराइल हमास युद्ध इस क्षेत्र को हाई लेवल वार में उलझा सकता है। अगर बात करें हमास की लीडरशिप की, तो हमास के पास एक होस्ट ऑफ लीडरशिप बॉडीज़ है जो वेरियस पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लोकल बॉडीज़ गाजा और वेस्ट बैंक में ज़मीनी स्तर के मुद्दों का मैनेजमेंट करती है। इजराइल ने इस युद्ध में अपने दुश्मनों को टारगेट कर उन्हें मौत के घाट उतारा है। अगर हम बात करें इवेंट्स की, तो 18 सितंबर को कई हिजबुल्ला मेंबर्स के पेजर ब्लास्ट हो गए। अगले दिन 19 सितंबर को हिजबुल्ला सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गए। 20 सितंबर को एक टॉप हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम अकील एक इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा टारगेटेड अटैक में मारा गया। अकील 1983 में बैरूत में अमेरिकन एम्बेसी और मरीन बैरकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले की साजिश रचने के लिए अमेरिका द्वारा वांटेड था। ऑन 28 सितंबर 2024 हिजबुल्ला एंड ईरान ने कन्फर्म किया कि ग्रुप लीडर हसन नसरल्ला किल्ड बाई इजरायली स्ट्राइक्स इन बैरूत। इससे यह पुष्टि हुई कि आतंकवादी समूह के लिए यह 10 दिन
असाधारण रूप से भयानक रहे थे। अब बात करते हैं ईरान युद्ध में शामिल क्यों हुआ। ईरान एंड इजराइल की दुश्मनी की जड़ें काफ़ी पुरानी है। हालांकि पहले ये दोनों देश काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स की वजह से आज युद्ध में एक दूसरे के सामने है। ये दोनों देश एक प्रॉक्सी वार में काफ़ी टाइम से शामिल है। जैसे कि इजराइल लेबनान कन्फ्लिक्ट में ईरान ने लेबनानी शिया मिलिशिया का सपोर्ट किया है, विशेष रूप से हिजबुल्लाह का। इजरायली फ़िलिस्तीनी संघर्ष में हमास जैसे फ़िलिस्तीनी समूह का सपोर्ट भी ईरान करता है। इसके अपोजिट इजराइल ने ईरानी विद्रोहियों जैसे कि ईरान के पीपल मुजाहिदीन का समर्थन किया है। सीरिया में ईरानी सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले किए एंड ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है। 2018 में इजरायली फोर्सेस ने सीरिया में ईरानियन फोर्सेस पर सीधे हमला किया। पेरिफेरी डॉक्ट्रिन से प्रेरित ईरान ने 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के दौरान हिजबुल्लाह को ट्रेंड और आर्म्स प्रोवाइड किए और दक्षिण लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान शिया मिलिशिया का सपोर्ट करना जारी रखा। 1979 में पहले भी ईरानी इस्लामीवादियों ने फ़िलिस्तीनियों का फिजिकली सपोर्ट किया था। 1979 के बाद ईरान ने PLO दैट इज़ पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और बाद में फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। 1982 का लेबनान वार और इजराइल हमास वार अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के सबसे घातक युद्ध रहे हैं। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के वेरियस रीजन्स दिए गए हैं। ईरान और इजराइल ने पहले कॉमन थ्रेट्स की वजह से गुड रिलेशन को एंजॉय किया है। ईरान इस्लामीवादियों ने लंबे समय से फ़िलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया जिन्हें वे विक्टिम मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करके ईरान सुन्नियों और अरब कंट्रीज़ के बीच एक्सेप्टेंस चाहता है, क्योंकि दोनों का ही मिडिल ईस्ट पर काफ़ी डोमिनेशन है। वैचारिक रूप से ईरान इजराइल को वन स्टेट सॉल्यूशन के साथ बदलना चाहता है। हालांकि ईरान ने कई बार टू स्टेट सॉल्यूशन का भी सपोर्ट किया है और इजराइल के पतन की भविष्यवाणी की है। इजराइल ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के रूप में देखता है और इसके शासन पर जेनोसाइडल इंटेंशन को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है, जिसके रिजल्ट में इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग की है। 1960 के PLO को ईरानियन सपोर्ट देने से लेकर रिसेंटली मिसाइल अटैक तक नंबर ऑफ रीजन्स रहे हैं कि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन प्रूव हो गया है। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, जो इस दौरान सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इस मिसाइल अटैक को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। अप्रैल 2024 के हमलों के बाद यह ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ दूसरा सीधा हमला था। ईरान ने दावा किया है कि यह हमला तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिया, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और IRGC जनरल अब्बास नील फोरूसान की इजराइल की हत्याओं के प्रतिशोध में आत्मरक्षा का कार्य था। अप्रैल की तुलना में इजरायली एयर डिफेंस को नष्ट करने में ये हमले अधिक सफल रहे, लेकिन इनसे कोई एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इजराइल ने कहा कि उसके अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया है और उसकी एयरफोर्स कैपेसिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बात करते हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुश्मन के रॉकेट एंड मिसाइल्स को रोकने में 90% तक सफल है। इसमें इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के 3 कंपोनेंट का यूज किया है, जैसे कि आयरन डोम, डेविड सीलिंग सिस्टम एंड एरो 3। आयरन डोम इजराइल का एक फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कम दूरी के हमलों से निपटने में माहिर है एंड सरफेस टू सरफेस रॉकेट एंड ड्रोन को रोक सकता है। इस सिस्टम की रेंज 4 किलोमीटर वर्टिकल एंड 70 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल है, जो रॉकेट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज होता है, जिसकी कॉस्ट $50,000 है। दूसरा है डेविड सीलिंग सिस्टम, जो कि एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो लगभग 190 मील की डिस्टेंस से सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन एंड अन्य प्रोजेक्टाइल को रोक सकती है, जो पूरे इजराइल को कवर करती है। इसमें स्टनर मिसाइल का यूज होता है एंड इसकी कॉस्ट $1 मिलियन है। इन सिस्टम में एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, जिसे अमेरिका के साथ जॉइंटली डेवलप किया गया है। इसमें एक्जो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज होता है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स $3 मिलियन है। एरो 3 अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है, जबकि एरो के अर्लियर वर्जन का यूज मीडियम टू लॉन्ग रेंज की मिसाइल थ्रेट्स को रोकने के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म वार इजराइल को भी काफ़ी हद तक बैडली इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना एंड उसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली है एंड मैक्सिमम इजराइल के सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए इजराइल US पर डिपेंड है। इन सबको ध्यान में रखते हुए दोनों साइड को इसके डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वार में दोनों ही देशों का नुकसान है एंड वार इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन।
इस टॉपिक को यही समाप्त करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे एंड फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं देन प्लीज़ कमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। जय हिंद।